So dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing this photosynthesis from 5 or 6, 8 or 7 days. तो इसमें हमने बहुत से सब टॉपिक्स, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, वो हमने इसमें डिस्कस किया. उसके बाद बहुत से मतलब पिगमेंट्स इसमें हमने साइट ऑफ इस फोटोसिंथेसिस या इसके बाद मैकेनिज़्म लाइट रिएक्शन हम ये इसमें कंप्लीट किया. इसमें बहुत से सब हेडिंग्स पढ़े हमने. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, क्वांटम यील्ड पढ़ा हमने, या फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो आज का जो टॉपिक है वो हमने पढ़ना है, दैट इज़ एटीपी सिंथेसिस. यानी किस तरह इस फोटोसिंथेसिस के दौरान ये एटीपी बनता है. आपने पहले मैंने बताया आपको जो रेस्पिरेशन होती है, और रेस्पिरेशन में भी ये एटीपी बनता है. दैट इज़ फॉर्मड इन माइटोकॉन्ड्रिया, है ना. वो मैंने बताया कि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है. तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन. तो वहाँ पर जो एटीपी बनता है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है. तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर और इनर स्पेस है, इस स्पेस में एटीपी बनता है. कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी बनता है वो कहाँ पर बनता है, बिटवीन द स्पेस ऑफ टू मेम्ब्रेन्स. लेकिन जो यहाँ पर इस क्लोरोप्लास्ट में एटीपी बनता है तो इसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो एटीपी बनता है, दैट इज़ फॉर्मड इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलोकॉइड. जो थाइलोकॉइड है इसी में यहाँ पर एटीपी बनता है. तो इसके लिए एक हाइपोथेसिस है तो जो हमें एक्सप्लेन करती है कि ये एटीपी किस तरह बनता है. तो दैट हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस. ये आप लिख लो, कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस या कीमियास्मोसिस भी इसे हम कहते हैं. कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस ये एक हाइपोथेसिस है जो हमें एक्सप्लेन करती है कि एटीपी जो क्लोरोप्लास्ट में बनता है वो किस तरह बनता है. तो आप ये लिखो कीमियास्मोसिस. आप ये लिखो पहले कीमियास्मोसिस is a process. Chemiosmosis is a process of ions. Chemiosmosis is a process of ions, especially protons. Especially protons which during downhill journey across the membrane of thylakoid, across the membrane of thylakoid and generates ATP. यानी डिफिनीशन है कीमियास्मोसिस या कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस. यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें स्पेशली जो, अगर आपको पता है, मैंने बताया, जो इलेक्ट्रॉन डाउनहिल जर्नी करता है, इस दौरान प्रोटॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं. तो वो प्रोटॉन्स जब जिस चैनल में पास होते हैं तो वहाँ पर एटीपी बनता है. तो यही पे आज हमने डिस्कस करना है. तो यहाँ पर मैं बताऊँगा, ये मान लो अगर आपको मालूम है जब हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें मैंने बताया ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें अगर जब मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. एक तो स्ट्रोमा होता है, दूसरा इज कॉल्ड एज ग्राना. अगर आपको याद होगा जब मैंने ये स्ट्रक्चर पढ़ाया क्लोरोप्लास्ट का, तो वहाँ पर मैंने बताया ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा और मैट्रिक्स,
सेकंड इज कॉल्ड एज ग्राना। तो ये ग्राना उस वक्त बनता है जब थाइलोकॉइड्स दे गेट पाइल्ड वन अबव द अनदर। यहाँ पर जो थाइलोकॉइड्स आते हैं तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तो एक पाइल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रानम। दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रानम। तो इसी ग्रानम या थाइलोकॉइड में एटीपी सिंथेसिस होता है। यानी अगर एक थाइलोकॉइड में ले लूँगा यहाँ पर, मान लो दिस इज सिंगल थाइलोकॉइड, दिस इज द सिंगल थाइलोकॉइड, यहाँ पर इसका ये मेम्ब्रेन है, दिस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलोकॉइड। तो यहाँ पर मान लो ये तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, ये मान लो ये स्ट्रोमा है, दिस इज स्ट्रोमा, दिस इज ग्रानम। और ग्रानम में से हमने क्या लिया, सिंगल थाइलोकॉइड। तो आप इमेजिन कर लो वी आर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट और हम दाखिल हुए किसमें, थाइलोकॉइड के अंदर दाखिल हुए। जो थाइलोकॉइड की कैविटी है, अगर आपको याद होगा मैंने बता दिया है, दिस इज कॉल्ड एज ल्यूमिन। ल्यूमिन आप लिख लो, द कैविटी ऑफ थाइलोकॉइड इज कॉल्ड एज ल्यूमिन। द थाइलोकॉइड, ये कैविटी ऑफ थाइलोकॉइड इज कॉल्ड एज ल्यूमिन। तो ये थाइलोकॉइड, इसको हम एक और नाम देते हैं लैमिले। द थाइलोकॉइड्स आर आल्सो नोन एज लैमिले। आप ये लिख लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ थाइलोकॉइड, सो दे आर कॉल्ड एज लैमिले। द थाइलोकॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज लैमिले। इनसाइड द थाइलोकॉइड देयर इज अ कैविटी, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज ल्यूमिन। तो इसी ल्यूमिन में सारा का जो सारी की सारी प्रोसेस है एटीपी सिंथेसिस इसी में बन होती है। तो यहाँ हम अब रिकॉल करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पहले तो ये मैं बताऊँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर एटीपी बनता है जब एडीपी और एनआरएनए फास्फेट कंबाइन होते हैं एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर क्या देते हैं ये, दे गिव एटीपी। सो दैट प्रोसेस, बट हियर लाइट इज इन्वॉल्व्ड, सो दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दिस कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने बता दिया है, ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन ये तो 2 वेज में होती है। वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, अदर इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक, अगर आपको याद होगा मैंने ये डिटेल में पढ़ाया, तो इसमें 2 तरह के फोटो सिस्टम्स या पिगमेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, याद है आपको। वन इज कॉल्ड एज, शाबाश, PS2 से स्टार्ट होती है। तो PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है, P680। तो यहाँ पर इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, क्योंकि मैं रिकॉल पहले कर आपको कि कहाँ पर ये बनता है, तो फिर यहाँ आएंगे कैसे बनता है। तो यहाँ पर जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये ट्रैप करता है क्लोरोफिल और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स, दोनों के दोनों ये ट्रैप करते हैं। तो उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, तो ये इस स्टेट से बाहर चले जाते हैं। कहाँ पर, एक्साइट स्टेट। तो यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ये मैंने बताया आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये एनर्जी जो गेन करता है, ये एनर्जी बाद में लूज़ करता है, लेकिन ये डाउन हिल जर्नी की जो प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो उसके बाद ये एनर्जी जो है लूज़ करता है, बट इट इज़ कैरीड बाय वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। नंबर 1 इज कॉल्ड एज, शाबाश, प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पर याद है। सेकंड इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, तो उसके बाद है प्लास्टोसाइनिन, ठीक। तो इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, इसमें यहाँ पर PS1 फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पर आता है। तो इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, P700, ठीक है। तो
यहाँ पर इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स है, क्योंकि मैं ये आपको रिकॉल करता हूँ नॉन साइक्लिक फोटो, तभी तो ये आपको समझ में आएगा। तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और फिर यहाँ से बाहर चलेगा एक्साइटेड स्टेट पर। यहाँ पर इसका एक्साइटेड स्टेट है, तो इसके बाद ये एफ यहाँ पर आएगा जो इसको रिसीव करेगा फेरेडॉक्सिन। तो फेरेडॉक्सिन के बाद यहाँ पर NADP यहाँ पर इसको रिसीव करेगा, तो इसकी रिडक्शन होगी। किसकी? NADP जो है इसकी रिडक्शन होगी जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल फॉर्म NADPH। मगर जो आपकी NCERT है वहाँ पर ये लिखा गया है इस तरह NADPH प्लस H+, इस तरह दिया गया है, आप ये नोट कर लो। हालांकि शार्ट में मैं लिखूँ ये NADPH, मगर आपकी NCERT वहाँ इस तरह दिया गया है, आप ये नोट कर लो इस पर। तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन होती है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पर ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? ATP। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो कहाँ गया? PS1। तो PS1 का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? NADP के पास। अब तो इसका इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन देना है, यहाँ पर क्या होगी? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो मैंने बताया आपको, यहाँ पर वाटर जब इस पर लाइट पड़ेगी सो इसको फोटोलिसिस होगी, ये ब्रेक डाउन होगा, सुपरेट होगा। एक तो ये ऑक्सीजन देगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन भी देगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? PS2 में। तो इसको भी इलेक्ट्रॉन मिला, इसको भी इलेक्ट्रॉन मिला, इसको भी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इनका अपना था वो वापस नहीं आया, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो जो यहाँ पर प्रोटॉन आ गया, तो ये कहाँ आएगा? यहाँ पर NADP के साथ, तो ये बनेगा NADPH+, ये यहाँ पर। ठीक, तो दिस कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर हमने देख लिया, यहाँ पर ATP बनता है। अब देखेंगे किस तरह ये बनता है। ठीक, अब तो हम आएंगे वापस कहाँ पर? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर घुसेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? पहले ये PS1, यहाँ पर लिखूँ मैं PS2, है ना, यही करूँ मैं इसमें फिक्स। तो PS2 का रिएक्शन सेंटर क्या है? P680। समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ, यहाँ पर इसका रिएक्शन सेंटर दैट इज P680। ठीक, तो इसके यहाँ पर एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। तो अब क्या होगा? यहाँ पर लाइट आएगी, किस पर? PS2 पर। तो ये लाइट ट्रैप करेगा यहाँ पर, ट्रैप करने के बाद इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी गेन करेगा, तो यहाँ से निकलेगा। ये मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकता है, इसका जर्नी जो है इट इज़ अलोंग दिस मेम्ब्रेन। ये कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है? बल्कि ये जो इसकी जर्नी जो है दैट इज़ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये यहाँ पर जो आ गया इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर है दैट इज PA। यहाँ पर इसका प्राइमरी एक्सेप्टर दैट इज PA। तो PA के बाद यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स आएंगे, कैरियर्स आएंगे, वो इसको डाउनहिल जर्नी कराएंगे। तो पहले कौन आएगा यहाँ पर? शाबाश, PQ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम PQ। तो उसके बाद शाबाश साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद क्या आएगा? प्लास्टोसाइनिन PC। ठीक, यहाँ पर PC। तो यहाँ पर PS1 है, इस स्टेज पर PS1 है। तो PS1 का रिएक्शन सेंटर क्या है? शाबाश, P700। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ गया ये यहाँ आएगा, क्योंकि इस पर जब लाइट पड़ेगी, PS1 पर जब लाइट पड़ेगी यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो
इसका इलेक्ट्रॉन जो मतलब यहाँ पर कमी हुई है इलेक्ट्रॉन की, वो कौन फिल करेगा? जो PS2 से इलेक्ट्रॉन आ गया वो कहाँ जाएगा? PS1 में। तो PS1 से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ जाएगा? यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास यहाँ पर क्या है? रिसीवर, दैट इज फेरेडॉक्सिन FD। हियर इट इज FD फेरेडॉक्सिन। तो फेरेडॉक्सिन के बाद क्या आएगा यहाँ पर? NADP। NADP। तो ये यहाँ इसको रिड्यूस करेगा, लेकिन रिडक्शन करने के लिए हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है। हमें एक एंजाइम की ज़रूरत है। दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज, शाबाश, NADP रिडक्टेस। रिडक्टेस यानी जो एंजाइम इस NADP को रिड्यूस करेगा, यानी जिससे इसकी रिडक्शन होगी, दैट इज कॉल्ड एज। मगर ये एंजाइम जो ये है, ये इसके अंदर नहीं होता है। किसके अंदर? यानी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होता है, बल्कि इट इज टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। यहाँ पर ये होता है। यानी जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा की तरकीब मैंने जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया तो उस वक्त मैंने बता दिया जो भी एंजाइम इसके लिए ज़रूरत है डार्क रिएक्शन के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, वो एंजाइम किन में प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में। तो लिहाजा ये जो NADP रिडक्टेस है, ये भी इट इज़ आल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स स्ट्रोमा। इट इज़ आल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स स्ट्रोमा। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, तो किसके साथ कंबाइन होगा? NADP के साथ। तो ये क्या देगा? NADPH + H। Na, यहाँ पर लिखेंगे इसको, इट विल गिव NADPH + H। तो लेकिन इसको एड या मदद कौन करेगा? रिडक्टेस, NADP रिडक्टेस। तो यहाँ पर हमें बना NADPH। क्लियर? तो यहाँ पर जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ PS1 को मिला, PS का इलेक्ट्रॉन NADP को मिला, तो PS2 जो है इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? जब यहाँ वाटर की फोटोलिसिस होगी, जब वाटर स्प्लिट होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे H2O। ये जब स्प्लिट होगा, इट विल गिव नंबर 1 ऑक्सीजन, ये देगा। नंबर 2 हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और ये प्रोटॉन भी देगा। यहाँ पर H+ इलेक्ट्रॉन भी देगा और प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर आएगा? PS1 में। ठीक है? तो जो प्रोटॉन होगा वो कहाँ पर जाएगा? ये इस ल्यूमेन में आएगा। यहाँ पर आप समझ लो। तो पहले मैं बताऊँ, ATP बनने के लिए, इस ल्यूमेन में ATP बनने के लिए हमें वी नीड 4 थिंग्स। ये भी देखो आप, फॉर ATP सिंथेसिस वी नीड 4 थिंग्स। नंबर 1 मेम्ब्रेन। तो ATP सिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर 1 मेम्ब्रेन। किसका? थाइलाकोइड का मेम्ब्रेन है यहाँ पर। नंबर 2 प्रोटॉन पंप। नंबर 2 प्रोटॉन पंप। नंबर 3 प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसकी भी ज़रूरत है। नेक्स्ट वी नीड ATP सिंथेस। कभी कभी ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमने ATP बनाना है। ATP बनाने के लिए इन थाइलाकोइड में या क्लोरोप्लास्ट में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? और नेम द कंपोनेंट्स। एज नंबर 1 इज़ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकोइड। नंबर 2 प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप। नंबर 3 प्रोटॉन ग्रेडियंट। नंबर 5 ये नंबर 4 इज ATP सिंथेस। तो यहाँ पर अब आएंगे वापस। ये प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे? प्रोटॉन्स आएंगे जब वाटर की फोटोलिसिस होगी। जब वाटर की, ये आप लिखो, प्रोटॉन्स विल कम ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्रोटॉन्स विल कम ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
तो जब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो इनकी फोटोलिसिस होगी, वो स्प्लिट हो जाएंगे, इतने इतने प्रोटॉन्स हमें मिलेंगे, है ना। तो इनकी कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज होगी, किसमें, ल्यूमेन ऑफ द थायरोकाइड। आप पहले बोर्ड की तरफ देखो, जितने जितने वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे उतने ही हमारे पास प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगा। जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगा, मैं कहूँ इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज मोर देन आउटसाइड, क्लियर। इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज इनसाइड द मेम्ब्रेन, या आप ल्यूमेन भी लिख सकते हैं, इनसाइड द या इन द ल्यूमेन प्रोटॉन कंसंट्रेशन इज मोर देन द आउटसाइड, क्योंकि यहाँ बाहर तो बहुत कम है, अंदर तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो जब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोटॉन जो वो भी कंटिन्यूसली इनका नंबर बढ़ जाएगा। सो बाहर की तरफ कंसंट्रेशन कम है, अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा है प्रोटॉन की। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्लियर। एंड ग्रेडियंट मीन्स डिफरेंस, या पॉइंट लिख लो, प्रोटॉन ग्रेडियंट रेफर्स द difference of protons या difference of number of protons. It refers to the difference of number of protons inside the membrane and outside the membrane. Refers to the difference of number of protons between inside the membrane and आउटसाइड द मेम्ब्रेन। सो इसको हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं, क्लियर हो। मेम्ब्रेन किसका आया, फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। जब मेम्ब्रेन होगा तभी तो अंदर की तरफ बहुत प्रोटॉन्स हैं, बाहर की तरफ, है ना। जब कोई बैरियर हो तभी तो हम कहेंगे अंदर ज़्यादा है बाहर कम है। अगर मेम्ब्रेन नहीं हो तो सारा का एक ही किस्सा है। तो इसीलिए मैंने कहा पहले हमें को प्रोटॉन ग्रेडियंट तभी होगा जब मेम्ब्रेन होगा, जब अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर कम हो, इससे तो हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कहते हैं। वो मेम्ब्रेन भी आ गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी आ गया। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होंगे या जितने वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस होगी, इतने ही प्रोटॉन का नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। सो दैट विल रिजल्ट मोर एंड मोर प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये किसमें होगा, इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ या इन द ल्यूमेन ऑफ थायरोकाइड। अब ये कहाँ जाएंगे, इनको तो ब्रेक करना है। बोर्ड की तरफ देखो, क्योंकि जब इनकी कंसंट्रेशन मोर एंड होगी तो इनको तो ब्रेक करना है, इनको कहीं लेना है हमने, क्योंकि इनके पास बहुत एनर्जी है। ये जो प्रोटॉन है इनके पास अब बहुत एनर्जी है। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हमें कोई चैनल चाहिए, जिसकी वजह से ये कहाँ आएंगे, इस थाइरोकाइड से बाहर, किसमें, स्ट्रोमा में आएंगे। तो इसके लिए या एटीपी बनने के लिए हमें और एक चीज़ की ज़रूरत है, कॉल्ड एज एटीपी सिंथेस। तो जो एटीपी सिंथेस है, इट इज़ एन एंजाइम, हैज़ टू पार्ट्स। ये आप लिख लो, द एटीपी सिंथेस एंजाइम हैज़ टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज बेस, अदर इज कॉल्ड एज हेड। एक तो इसकी बेस होती है, एक उसका हेड होता है। जो बेस है इसको हम CF0 भी कहते हैं। द बेस इज आल्सो कॉल्ड एज CF0, C फॉर क्लोरोप्लास्ट। अगर आप रिकॉल करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमने ये प्रोसेस पढ़ी तो उस वक्त मैंने वहाँ सिर्फ F0 और F1 बताया, दैट ATP सिंथेस इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। मगर जो ATP सिंथेस किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, उसको हम डिजिग्नेट करेंगे C से, C फॉर क्लोरोप्लास्ट। सो CF0 इट इज द बेस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, CF1 इट इज द हेड। इसे ऑक्सीजन भी कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड एज CF0 एंड CF1। तो जो बेस है ये अंदर की तरफ है, ये ल्यूमेन में है,
ये आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इसी में ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जो बेस है कहाँ पर है, इट इज़ इन द ल्यूमेन और इनसाइड द मेम्ब्रेन, और जो हेड है दैट इज टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, क्योंकि एंजाइम जो है, एंजाइम का मोस्ट पार्ट किसमें, स्ट्रोमा में होते हैं। वो हेड इज टुवर्ड्स द स्ट्रोमा। आप ये लिख लो, द हेड आर CF1 faces towards the stroma, faces towards the stroma। तो अब क्या होगा, मैंने कहा यहां पर ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो बना, इसको हमने ब्रेक करना है। सो ब्रेक करने के लिए कोई चीज़ हमें चाहिए जो इसमें जाएंगे और स्ट्रोमा की तरफ ये रवाना होंगे। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड अ चैनल, सो दैट चैनल इज गिवन बाय दिस ATP सिंथेस। जो बेस है इट एक्ट्स एज चैनल। आप ये लिख लो, द बेस ऑफ ATP सिंथेस इट एक्ट्स एज चैनल। ये तो चैनल एक्ट करेगा, तो प्रोटॉन्स आएंगे इसी चैनल में, यहां पर ये आएंगे इस चैनल में। तो कहाँ होंगे ये, रवाना होंगे किसकी तरफ, स्ट्रोमा की तरफ। तो इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये ब्रेकअप होगा, लेकिन इनके पास एनर्जी है। जो ही ये चैनल से गुजरते गुजरते कहाँ, हेड की तरफ आएंगे, तो हेड के पास यहाँ पर एक तो ADP और दूसरा इनऑर्गेनिक फास्फेट ये वेट कर रहे हैं। इनको कंबाइन हमने करना है, किन किन को, ADP एडेनोसिन डाइफास्फेट और PI इनऑर्गेनिक फास्फेट को। तो ये जब कंबाइन होंगे तो हमें ATP मिलेगा, लेकिन इनको कंबाइन करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। वो कब आएगी, एनर्जी आएगी, जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है ये ब्रेकअप होगा, ये दाखिल होंगे किसमें, इस चैनल में। चैनल से गुजरते गुजरते यहाँ पर आएंगे, ये अपनी एनर्जी यहाँ पर ये छोड़ेंगे या रिलीज़ करेंगे। तो रिलीज़ करने के बाद ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन होंगे, तो ये क्या देंगे हमें, ये यहाँ पर ATP देंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज ATP सिंथेसिया। आपको समझ में आ गया कि नहीं। सो यहाँ पर ATP सिंथेस ने काम कर लिया, तो प्रोटॉन पंप क्या किसको कहेंगे, प्रोटॉन पंप मीन्स इन प्रोटॉनों को हमने धक्का देना है, बाहर की तरफ लेना है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन पंप। तो ये तभी होगा जब यहाँ पर चैनल होगी, तो इस चैनल में ये दाखिल होंगे, तो उसके बाद हेड के पास आएंगे, वहाँ ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो वो एनर्जी ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को कंबाइन करेंगे, हमें क्या मिलेगा, ATP का। क्योंकि आपको पता है जो ADP मैंने बताया है, ये A बॉन्ड P बॉन्ड P बॉन्ड P, तो ये बॉन्ड हम स्ट्रेट लकीर या लाइन से डिजिग्नेट नहीं करते हैं, बल्कि कर्व्ड लाइन, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बॉन्ड। मैंने आपको पहले भी बताया है, मान लो यहाँ पर हमें कोई कंपोनेंट है या कंपाउंड है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, मगर अगर ये ब्रेक होगा ये एनर्जी देगा। दिस द डिफरेंस। ये नॉर्मल बॉन्ड है, अगर ये ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये अगर ब्रेक करेंगे ये एनर्जी देगा, मगर अगर ये बनाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए, अगर ये बनाएंगे एनर्जी देगा। जिससे कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन एग्ज़ाम में, क्योंकि आज तो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स आते हैं। आपने देखा है इस साल जो नीट का पेपर आया था बायोलॉजी का, दैट वाज टू मच लेंथी, इसमें स्टेटमेंट ज़्यादा थे, तो बच्चों को इसमें मुश्किलात आए। तो यहाँ पर आपको बारीक बीनी से देखना है इस प्रोसेस को, या हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करना है। तो ये प्रोसेस जो इसे हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, आर हाइपोथेसिस कॉल्ड एज कीमियास्मोटिक, दिस कॉल्ड एज कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस, दिस कॉल्ड एज कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस। जो मैंने पहले भी बताया, ये एक प्रोसेस है जिसमें आयन्स, तो यहाँ पर्टिकुलरली प्रोटॉन्स आते हैं, तो वो प्रोटॉन डाउनहिल जर्नी करते हैं यार, तो अलोंग द मेम्ब्रेन, तो उस वक्त ये एनर्जी, ये प्रोटॉन पंप जो है ब्रेकअप होता है, तो यहाँ पर हमें ATP जनरेट करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कीमियास्मोसिस और कीमियास्मोटिक हाइपोथेसिस। सो दिस कॉल्ड एज ATP सिंथेसिस। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आपको इस तरीके से आप देखेंगे, आपकी NCERT में भी इसी तरह दिया हुआ है
ये आपको समझना है कि ये कहाँ पर बनता है, ये ATP किस तरह बनता है, कब किस स्टेप पर बनता है, ये प्रोटॉन कंसंट्रेशन या प्रोटॉन ग्रेडियंट, ये हर एक स्टेप आपने वहाँ पर भी दिया गया है। तो आप वहाँ भी आप जाओ NCERT खोलो घर में और देख लो। अगर कोई पॉइंट है जो आपको सम अंडरस्टैंड न होगा तो प्लीज़ तो वो मुझे बताइए, कल वो हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ATP synthesis in chloroplast. Any question? Any confusion? तो आई थिंक आई शुड स्टॉप ओवर हियर, क्योंकि टाइम भी क्लास जो है ओवर हुआ, तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। तो कल हम देखेंगे ये जो यहाँ पर दो चीज़ हमें बने, वन इज कॉल्ड एज ATP, सेकंड इज कॉल्ड एज NADPH, assimilatory पावर। यही हमें चाहिए कार्बन को फिक्स करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। सो ये प्रोसेस कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। तो वो डार्क रिएक्शन क्या है वो कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।